वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। तो आज हम चर्चा करेंगे जेनेटिक्स की, यानी कि मेंडेलियन जेनेटिक्स और मॉर्गन की जेनेटिक्स थोड़ा हट करके हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की चर्चा करेंगे, यानी कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बारे में, यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालिए, पीजीटी के लिए, जीआईसी के लिए नोट्स बनाना चालू कीजिए। ठीक है, आज हम एकदम फाइनल टच देंगे ताकि आप 17 तारीख को एकदम हिट करके आइए चीज़ों को। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे कि डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, फिर इससे प्रोटीन कैसे बनती है। ठीक है, ये चीज़। अब देखिए, जो डीएनए होता है हमारा, सबसे पहले बात तो समझ लीजिए हमारे अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है, सबको पता है। अगर हम अपने शरीर से कहीं से एक कोशिका निकालें, क्या निकाल लें, सेल निकाल लें, तो हम देखिए सेल, अब यहाँ पर सेल में भी दो टाइप आएंगे। एक आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और एक दूसरा जो होता है आपका यूकैरियोटिक सेल होता है। राइट, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि देखेंगे वहां पर जो इसका डीएनए होता है, ठीक, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि यहां पर जो केंद्रक झिल्ली होती है नहीं प्रेजेंट होती है। और यूकैरियोटिक वालों में जो इसका डीएनए होता है, इसके चारों तरफ अच्छा खासा क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है कि बताइए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोकैरियोटिक में आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक में चारों तरफ वेल डेवलप्ड इसको घेर करके झिल्ली रखी होती, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम डीएनए और आरएनए की बात करें, तो चाहे आपका यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, ये किस में पाए जाते हैं, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, क्या है, ये न्यूक्लियस है। राइट, ये है न्यूक्लियस, चाहे प्रोकैरियोटिक का चाहे आपके यूकैरियोटिक का, ये न्यूक्लियस है सपोज कीजिए। अब इस न्यूक्लियस को क्या है कि न्यूक्लियस को ये, अब न्यूक्लियस में जितने भी आपके डीएनए होंगे वो कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। ये देखिए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है। जब हम सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और अच्छे से बताएंगे। अब इसी के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है, क्या भरा होता है, थ्रेड लाइक, धागे की तरह संरचना भरा होता है। अब इसी धागे को हम जरा बाहर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसी धागे को जरा हम बाहर निकालते हैं तो ये धागा आपको उलझा हुआ एकदम दिखाई देगा। ठीक है, फिर थोड़े से धागे को थोड़ा सा खींचते हैं तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब इस थोड़ा सा धागे को और सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ जो है आपको और लूज दिखेगा, और अगर सिंप्लीफाई करेंगे, जूम करेंगे तो कुछ देखिए अब ऐसे दिखने लगेगा आपको, बीच बीच में जो है ऐसे डॉट्स दिखने लगेंगे। ठीक है, डॉट्स जैसे लगेगा मोती के ऊपर एक धागा लगाया गया है, तो इसी को बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि एक धागे पर बीड्स यानी कि मोती लगाए गए हैं, इसी को बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। ओके, अब देखिए एक क्रोमेटिड होता है, एक क्रोमोसोम होता है। क्रोमेटिड और क्रोमोसोम में बस इतना ही अंतर होता है, जब ये हमारा धागा पूरा खुला होता, कोई शेप नहीं होता, आकृति नहीं होती है, तो उसको हम लोग क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। और जब ये एक स्पेशल शेप ले लेता है ऐसे, जिसमें चार भुजाएं होती हैं, चार आर्म्स, तो इसको हम लोग क्रोमोसोम बोलने लगते हैं। यानी कि खाली शेप के बेसिस पर क्रोमेटिड और क्रोमोसोम क्या होते हैं, आपके अलग होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका क्रोमेटिड और क्रोमोसोम, है ना। क्रोमेटिड फिर से हम आपको सेल साइकिल में पढ़ाएंगे कि आपके जो होते हैं, अगर इसको 20 से काट दिया जाए तो ये इधर वाला एक क्रोमेटिड कहलाता है, इधर वाले दूसरे क्रोमेटिड, यानी कि एक क्रोमोसोम में। ये हालांकि ये बात की चर्चा है, हम और डिटेल में इसको पढ़ाएंगे। अभी इस पर ध्यान दीजिए, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर ये है, ये देखिए बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर बीच बीच में मोती लगी थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर। अब देखिए जरा इसको हम ओपन करके देखते हैं, क्या देखते हैं, जरा इसको अच्छे से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, किसमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपसे पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने खोजा था, तो बाबू नॉल और रस्का। ठीक है, नॉल और रस्का जो होते हैं वो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोजा था। इसमें इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किया जाता है और जो इलेक्ट्रॉन से वेव निकली जाती है उसी के द्वारा क्या लिया जाता है, फोटोग्राफिक प्लेट पर उनका आकृति लिया जाता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोला गया। अब देखिए इस धागे को जब डिटेल में देखा गया तो पता चला कि ये धागा जो है, पता चला कि ये जो आपके
जो छोटे छोटे ये दिख रहे हैं ये आपके क्या हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन है। क्या है ये? हिस्टोन प्रोटीन है। तो कुछ ऐसे था, ये देखिए एक बड़ा सा क्या था, हिस्टोन प्रोटीन था। ठीक, हिस्टोन प्रोटीन था और इसी हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर हमारा डीएनए रैप था। क्या था? हमारा डीएनए रैप था। ये देखिए डीएनए एक बार, दो बार, उसके बाद ऐसे चला गया। ठीक है, ओके। ये क्या है आपका? डबल हेलिक्स है। यहाँ पे हम सिंगल बनाए हैं, आप समझ लीजिए डबल है। क्या है ये डबल हेलिक्स है, डबल स्ट्रैंडेड है। ये देखिए, राइट, डबल स्ट्रैंडेड। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जैसे एक आपका हिस्टोन, ये दूसरा हिस्टोन, ये तीसरा हिस्टोन, तो इसी के ऊपर 1 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स ऐसे डीएनए रैप करता हुआ चला गया। तो ये जो आपको बड़े बड़े आकृति गोले वाले दिख रहे हैं, यही गोले वाले दिख रहे थे छोटे छोटे बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर में, इसी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोन। क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। और ये बीच वाला जो है ये डीएनए है। क्या है ये? डीएनए है। हिस्टोन की ज़रूरत क्यों पड़ी? डीएनए को बांधने के लिए। ठीक, अब हम समझते हैं डीएनए, पहले डीएनए समझ लेते हैं, उसके बाद हिस्टोन और ऑक्टामर न्यूक्लियोसोम हम बाद में समझेंगे। डीएनए, ओके। तो सबसे पहले अगर हम डीएनए की बात करें, जो सबसे पहले ये धागा आपको बताया जाता है, अगर हम इस धागे की चर्चा करें तो ये जो धागा होता है बेटा, क्या यह वास्तव में धागा होता है? नहीं, ये धागा नहीं होता है। तो जो हमारा डीएनए होता है इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए जो डीएनए होता है मेनली वो हमारे 3 कंपोनेंट का बना होता है। एक इसमें डीएनए में हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, शुगर होता है। क्या होता है? शुगर होता है। नाइट्रोजन के बेस होते हैं, नाइट्रोजन के क्षार पाए जाते हैं, और H3PO4 पाया जाता है, यानी कि आर्थोफॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। अब नाइट्रोजनस बेस में 2 चीज़ होती हैं, एक प्यूरीन होता है और एक क्या होता है, पिरिमिडीन होता है। ठीक है, देखिए जल्दी जल्दी हम पढ़ा रहे हैं, शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं। 17 तारीख के बाद हम लोग इस चीज़ को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। हम पूरा प्यूरीन पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर बना बना के आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपके पास शॉर्ट टाइम है तो हम जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन बता दे रहे हैं जो आने की पॉसिबिलिटी जिनकी 98-95% है। तो प्यूरीन पिरिमिडीन, अब प्यूरीन में आता है क्या? प्यूरीन में जाता है AG। क्या बोलते हो हस्बैंड को? AG। ठीक है, अभी गधे नहीं, AG। ठीक, तो एडीन और ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल जो होते हैं, हालांकि डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है लेकिन होता है पिरिमिडीन, तो साइटोसिन और थाइमिन पिरिमिडीन में आता है। अच्छा, शुगर में क्या आता है? पेंटोज शुगर आता है। 5 कार्बन की शुगर होती है जिसको इसीलिए इसको पेंटोज शुगर बोलते हैं। ठीक, ओके। और इसके 2 डैश, ठीक है, 2 डैश कार्बन पे क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। अभी हम डीएनए आरएनए में जब अंतर बताएंगे तो ये आपको बताएंगे कि आरएनए का अगर यहीं पर शुगर होता तो 2 डैश कार्बन पर OH ग्रुप लगा होता और यहाँ पर H3PO4 होता है। ठीक है, तो इतने चीज़ों से मिल करके हमारा डीएनए बनता है। अब देखिए डीएनए क्या होता है, जो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, अगर हम शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, किसी भी नाइट्रोजिनस बेस को, चाहे एडनिन, चाहे ग्वानिन, चाहे साइटोसिन, चाहे थाइमिन, हालांकि वो अलग की बात है कि एडनिन ग्वानिन प्यूरीन कहलाते हैं, साइटोसिन थाइमिन आपके पिरिमिडीन कहलाते हैं, होते दोनों नाइट्रोजन के बेस होते हैं, दोनों में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहेगा न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड, SIDE, साइड। ठीक है, और इसी न्यूक्लियोसाइड में जब हम आर्थोफॉस्फोरिक एसिड जोड़ देंगे H3PO4 तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड, TIDE कहलाएगा, राइट। और ये देखिए एक न्यूक्लियोटाइड सपोज कीजिए बन गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड बन गया, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड, और इसी में एक न्यूक्लियोटाइड और जोड़ दिया, 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 ये क्या बन गया? डीएनए बन गया। इसका मतलब कि डीएनए का एक जो छोटा सेगमेंट होता है, डीएनए तब तक नहीं बन पाएगा जब तक न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए इसी से बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से ही बना होता है। यानी कि हम यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ, डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड साइड मत लगा दीजिएगा, TIDE, न्यूक्लियोटाइड का ये पॉलीमर होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा
न्यूक्लियोटाइड होता है उसका होल एन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 1000 2000 ले लें तो ये क्या बना देगा, हमारा डीएनए बना देगा। ठीक है, राइट, इतना समझ में आया। शुगर नाइट्रोजनस बेस मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बनाए, H3PO4 न्यूक्लियोसाइड में जोड़ दिया तो न्यूक्लियोटाइड, और ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिल गए तो हमारा क्या बन गया, डीएनए बन गया। अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी से डीएनए का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे कैसे जुड़ रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए पेंटोस शुगर हमने बना दिया 5 कार्बन का। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5वां कार्बन हो गया। ये ऑक्सीजन है, ये क्या है आपका शुगर है, ये लीजिए पेंटोस शुगर है। ठीक है, पेंटोज। और दूसरे नंबर पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, OH होगा, और यहाँ पर क्या होगा, CH2OH होगा 5वें कार्बन पर। ठीक, और यहाँ पर भी क्या होगा आपके हाइड्रोजन, और क्या होगा OH होगा, OH और क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो ये शुगर हो गया। अब हमने बताया शुगर में हमको क्या जोड़ना है, नाइट्रोजनस बेस जोड़ना है। तो कोई भी नाइट्रोजनस बेस जोड़ दीजिए। अब सपोज कीजिए पहले देखिए नाइट्रोजनस बेस जब भी जुड़ेगा शुगर के पहले नंबर कार्बन से जुड़ेगा, 2 3 4, ये 5वां कार्बन। तो पहले कार्बन से कोई भी नाइट्रोजनस बेस जोड़ दीजिए। अच्छा बताइए कोई नाइट्रोजनस बेस का नाम बताइए, एडेनिन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एडेनिन हमने जोड़ दिया। ठीक है, एडेनिन जोड़ दिया। अब ये बताइए क्या शुगर रह गया कि ये आपका न्यूक्लियोसाइड बन गया, तो ये न्यूक्लियोसाइड बन गया। क्या बन गया बाबू, न्यूक्लियोसाइड बन गया, क्योंकि हमने क्या कर दिया, शुगर में क्या जोड़ दिया, शुगर में हमने नाइट्रोजनस बेस को जोड़ दिया। अब ऐसे सपोज कीजिए मान लीजिए ये दूसरा शुगर है, ठीक है, और इसी में हमने CH2OH, इसी में हमने मान लीजिए यहाँ पे ग्वानिन लगा दिया, तो ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 हो गया। ये आपका न्यूक्लियोटाइड नंबर सेकंड हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए एक शुगर हम और ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे CH2OH होगा, यहाँ पर मान लीजिए एडेनिन ग्वानिन, यहाँ पे मान लीजिए साइटोसिन लगवा दिया, तो शुगर नाइट्रोजनस बेस, शुगर नाइट्रोजनस बेस, शुगर नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोसाइड बन गया, सॉरी टाइड नहीं, यहाँ पे साइड होगा, न्यूक्लियोसाइड। तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड नंबर 3 हो गया। ओके, अच्छा ये न्यूक्लियोसाइड बना लिया। अब हम कोने में धीरे से बगल में थोड़ा, अभी हम थोड़ा पैटर्न से हटते हैं, 4 गाफ का रूल पढ़ाते हैं आपको। 4 गाफ इक्विवेलेंट ला, क्या चीज, 4 गाफ का इक्विवेलेंट ला, 4 गाफ का तुल्यांकी नियम, 4 गाफ इक्विवेलेंट ला। देखिए 4 गाफ इक्विवेलेंट ला का क्या कहता है, 4 गाफ इक्विवेलेंट ला ये कहते हैं कि किसी भी डीएनए में प्यूरीन की मात्रा पिरिमिडीन के बराबर होता है। बिल्कुल बात सही है, प्यूरीन की मात्रा पिरिमिडीन के बराबर होता है, यानी कि प्यूरीन में कौन कौन आते हैं, A प्लस जी, टोटल प्यूरीन हो गया इज इक्वल टू पिरिमिडीन साइटोसिन प्लस थाइमीन के बराबर होता है। यानी कि यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि A प्लस जी अपान C प्लस टी इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा हमेशा और हमेशा। किसी भी स्पीसीज में प्यूरीन अपान पिरिमिडीन की जो आपका कह दीजिए कि जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, हमेशा 1 होता है, राइट। और दूसरा उन्होंने क्या कहा, एडेनिन जो होता है वो हमेशा, जो उन्होंने कहा प्यूरीन हमेशा पिरिमिडीन से जुड़ता है, लेकिन प्यूरीन में भी एडेनिन थाइमीन वाले पिरिमिडीन के साथ जुड़ेगा और साइटोसिन आपके किससे जुड़ेगा, ग्वानिन से जुड़ेगा। तो ATGC से जुड़ेगा। ठीक है, A और T डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ेंगे, G और C ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ेंगे। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है एडेनिन की मात्रा थाइमीन के बराबर होगा और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होगा। ठीक है, तो AT से जुड़ेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए AC से क्यों नहीं जुड़ा, GT से क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि इनका ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं होता। ये हम आपको डिटेल में बताएंगे जब 17 तारीख के बाद। ठीक है, उसके बाद हिट करेंगे हम लोग, एक एक चैप्टर पर पूरा फोकस करेंगे 18 तारीख से। अभी इतना ही खाली जान लीजिए जितने से आपका काम हो जाए। AT से जुड़ रहा है, GC से जुड़ रहा है। देखिए प्यूरीन पिरिमिडीन से, प्यूरीन पिरिमिडीन से, लेकिन ये वाला प्यूरीन इस वाले पिरिमिडीन से नहीं जुड़ेगा, ये वाला प्यूरीन इस वाले पिरिमिडीन से नहीं जुड़ेगा। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं A की मात्रा T के बराबर होती है, G की मात्रा C के बराबर होती है, एडेनिन की थाइमीन बराबर होता है और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होता है, राइट। ओके, अब देखिए तो इन्होंने ला दिया ये डबल हाइड्रोजन, ये ट्रिपल हाइड्रोजन, तो ज़्यादा मजबूत कहाँ पे होगा, ज़्यादा मजबूत GC वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड द्वारा जुड़ रहा है हाइड्रोजन और यहाँ पर डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा होता है, तो ये कमजोर होगा थोड़ा सा। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे कि सपोज कीजिए आपके क्वेश्चन ने
यहाँ पे रफ कर देते हैं। सपोज कीजिए आपके क्वेश्चन ने दिया है, क्या क्वेश्चन ने दिया है परसेंटेज ऑफ एडनिन हमारे पास सपोज कीजिए 10% है, 10% नहीं 20% मान लीजिए, ठीक। परसेंटेज ऑफ एडनिन 10% है, तो पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ, ठीक है, परसेंटेज ऑफ मान लीजिए साइटोसिन पूछ रहा है कितना होगा। तो आपको बाबू पता है कि एडनिन की मात्रा किसके बराबर होता है, थाइमिन के बराबर होता है चारगाफ के नियम के अकॉर्डिंग। तो अगर ये 10% है तो ये भी 10% होगा, राइट। अगर भाई ये 10% है तो ये भी 10% होगा, तो कितना हो गया 10 10 20%। बचा कितना, बचा कितना, अरे भाई कोई चीज़ 100% होती है ना, 100% का मतलब पूरा, तो 10 10 20%, अगर परसेंटेज में ले रहे हो 10 10 20%, तो बचा कितना 80 बचा। तो 80 में कौन होगा, जी और सी वाले होंगे, राइट, जी और सी। अब 80 में भी आधे आधे होंगे, तो 40 ये होगा 40 ये होगा, उड़ा दो क्वेश्चन को, ठीक। यानी कि किसकी मात्रा, सी की मात्रा पूछा तो सी का 40 हो गया। तो अब जोड़िए 100 आ रहा ना, 40 40 80 80 10 90 10 100, ये देखिए पूरा 100% हो गया, ठीक। तो चारगाफ के नियम पर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा चारगाफ का जो रूल होता है वो हमेशा और हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे फॉलो होता है या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पे फॉलो होता है। वैसे जनरली डीएनए डबल स्ट्रैंडेड ही होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आरएनए दिया होता, क्वेश्चन में अगर आरएनए दिया होता कि आरएनए में ग्वानिन की मात्रा 10% है, साइटोसिन की मात्रा बताइए, तो यहाँ पर हम नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो आरएनए में प्यूरिन ला लागू आपके चारगाफ इक्विवेलेंट ना लागू नहीं होता है, ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट से हम अपना डीएनए कैसे बनाएंगे, देखिए हम अपना डीएनए ऐसे बनाएंगे कि ये देखिए ए के सामने हमको क्या लाना है बताइए, ए के सामने क्या आएगा, दूसरा, अरे भाई ए एक है, एक बैंड हो गया, ठीक है, इसका एक स्ट्रैंड हो गया, ए के सामने टी आएगा। टी आने का मतलब जो है, देखिए ए के सामने टी आएगा, ये हो गया टी, ठीक है, टी। अच्छा ए के सामने टी कैसे आएगा, अब ये अगर ए के सामने टी लाना चाहोगे क्या ऐसे आ जाएगा, नहीं, कौन इंटरफियर करेगा, विरोध कौन करेगा, बीच में बाधा कौन बनेगा, ये शुगर। तो एक जुगाड़ करो, ए और टी को पास लाने का, इसका स्ट्रक्चर को पलट दो, ऐसे उल्टा कर दो। तो अगर हम जैसे ही इस स्ट्रक्चर को उल्टा करेंगे, देखिए ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा, स्ट्रक्चर जो है हमारा ये बन जाएगा ऐसे, ये देखिए ऐसे बन गया। ए के सामने टी उल्टा कर दिए, और यहाँ पर जी है, जी के सामने क्या आएगा, सी आएगा, सी को भी ऐसे हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, सी को भी हमने क्या कर दिया, ऐसे उल्टा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर CH2OH चला गया, यहाँ पर CH2OH चला गया, यहाँ पर सी है, सी के सामने क्या आएगा, जी आएगा, इसको भी उल्टा कर दीजिए, ये देखिए CH2OH। तो अब ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड नंबर, मान लीजिए ये एक था तो न्यूक्लियोसाइड 1 डैश है, ये भी न्यूक्लियोसाइड 2 डैश है, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड 3 डैश है, ठीक, ओके। अब देखिए क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड, अभी हमने बताया न्यूक्लियोसाइड से काम नहीं चलेगा, किससे काम चलेगा, न्यूक्लियोटाइड से काम चलेगा, राइट, न्यूक्लियोटाइड से काम चलेगा। तो न्यूक्लियोटाइड अगर हमें बनाने के लिए H3PO4 चाहिए, तो देखिए होता क्या है, अब देखिए यहाँ से हम रफ कर देते हैं, एक न्यूक्लियोसाइड को हटाया, अब हम क्या करेंगे, P आर्थोफॉस्फोरिक एसिड POH, ये देखिए OH, ये OH डबल बॉन्ड O, देखिए 1 2 3 H3PO4, H3PO4 का स्ट्रक्चर हो गया। ये कहता है भाई 3 डैश वाले के पास जाता है, तीसरे वाले कहता है तुम अपना क्या निकाल दो, अपना जो है यहाँ से OH हटा लो, हम यहाँ से H हटा लेते हैं, यानी कि क्या निकल गया, OH और H वाटर निकल गया, और ऑक्सीजन का एक हाथ खाली हो गया, तो कहा आओ हमसे जुड़ जाओ, आओ आओ हमसे जुड़ो, आओ हमसे जुड़ो, यानी कि यहाँ से क्या निकल गया, पानी निकल गया, वाटर निकल गया, जुड़ गया, ठीक। अब ये बताइए, ये न्यूक्लियोसाइड पहले था, न्यूक्लियोसाइड में जैसे हमने H3PO4 को जोड़ा, अब ये न्यूक्लियोसाइड हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, अब ये पूरा न्यूक्लियोटाइड बन गया, ये देखिए न्यूक्लियोटाइड नंबर 1, ठीक, समझ में आ रहा है, न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड हमने बनवा दिया। अब देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी वही प्रोसेस होता है, यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगा बच्चा, यहाँ पर OH रहा होगा,
यहाँ पर OH रहा होगा, यहाँ पर POH रहा होगा, तो ये डायरेक्ट ऑक्सीजन जोड़ दिया इसको, यहाँ से OH हटा करके सॉरी यहाँ पे OH अभी रहने दीजिए, यहाँ पे OH है, इधर OH है, इधर आपका डबल बॉन्ड O है, तो ये भी न्यूक्लियोटाइड बन गया, न्यूक्लियोटाइड नंबर 2। इसको भी बना दीजिए, इसका भी कौन सा खाली है, 3 वाला का कार्बन खाली है, ठीक। इधर भी वही काम कीजिए, इधर भी वही काम करेंगे हम जो यहाँ पे किए हैं। कैसे, इस वाले OH को हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन, वहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे OH और यहाँ पर क्या OH डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया, अब न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्या बन गया, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड नंबर 1। अब यहाँ पर OH हटाइए, यहाँ पर O P OH डबल बॉन्ड O OH, अब ये क्या न्यूक्लियोसाइड करा गया, नहीं, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में जब फास्फोरस जुड़ता है तभी तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, न्यूक्लियोटाइड नंबर 2। और इसका हमेशा कौन है, 5वां नंबर खाली है OH, फिर यहाँ से ऐसे लगा सकते हैं। तो अब ये देखिए न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब 2 न्यूक्लियोटाइड को हमको जोड़ना है, न्यूक्लियोटाइड 1 2 3, तभी तो लिंकिंग होगा, ठीक है। यानी कि हम बेसिक यूनिट बना लिए, हम सेल बना लिए, हमको पूरी शरीर बनाना है। अब तो क्या करना, सेल को सेल से जोड़ते चले जाइए, पूरा बॉडी हमारी पूरी बन जाएगी। तो अब देखिए कैसे करते हैं बॉडी बनाने के लिए। यहाँ से OH गायब किए, यहाँ से H को गायब किए, और यहाँ का जो ऑक्सीजन है इसको लिंक कर दिया, ठीक। अब यहाँ से OH गायब किए, यहाँ से H गायब कर दिए, तो यहाँ का जो O है इन दोनों को लिंक कर दिया। तो अब यही काम यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर तीसरे नंबर का OH रहा होगा, यहाँ से OH, यहाँ से H गायब कीजिए, तो यहाँ पे O, इसको लिंक कर दिया। यहाँ से OH गायब कीजिए, यहाँ पर भी OH रहा होगा, ठीक, तो इसका ऑक्सीजन इनको लिंक कर दिया होगा। ये देखिए ये बन गया ना, ये देखिए, ये टक हटा दें यहाँ से। अब देखिए सुंदर सा डायग्राम अपना DNA, कैसे DNA, ये रहा, ठीक। शुगर को हमने यहाँ से हटाया, हट जा बाबू, हो गया ना। अब देखिए ये क्या है, ये एक ऐसे धागा है, ये देखिए एक धागा ये है और एक धागा अपना ये है, दोनों आएंगे पास। जब दोनों आएंगे पास तो कहेगा A हमारे सामने आओ T, तो A T से डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाएगा। G कहेगा हमारे सामने आओ, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाएगा, ठीक है, 4 का इक्विवेलेंट ला। C G से जुड़ेगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा ये जुड़ गया, राइट। अब देखिए अब क्या हो गया, यानी कि अगर हम इस पूरे को एक धागा मान लें, इस पूरे को एक धागा मान लें, ठीक है, तो ये एक धागा हो गया, ये एक धागा हो गया दूसरा वाला, और जगह जगह पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। अब इसी को हम ऊपर से पकड़ के नीचे से पकड़ के स्टेबल करने के लिए इसको ऐंठ दें, ठीक है, क्योंकि रस्सी देखें ना, रस्सी जब तक सीधी होती है, ठीक है, उसको फिर क्या बर देते हैं हम लोग, यानी कि उसको क्या कर देते हैं, ऐसे एक लपेट देते हैं, तो स्टेबल अपने आप में हो जाते हैं। फिर खोलेंगे फिर वो ऐसे हो जाएगा स्टेबल के कारण। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए इसमें ऐंठन हो जाती है, तो इसको हमने पकड़ के दोनों तरफ से ऐंठ दिया, और जैसे ही ऐंठा ये ऐसे बन गया, ये लीजिए, ठीक है, ये ऐसे बन गया। और यही जगह जगह डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यही आपको दिखते हैं, ठीक। अब देखिए यही चीज़ होता है सेम इसमें भी, इसको ट्विस्ट कर दीजिए तो ये आपका DNA, यही आपका क्या है, DNA है, ठीक है, यही DNA है, प्योर DNA। आपको बायोलॉजी वाले ऐसे समझा देते हैं, हालांकि हम भी बायोलॉजी वाले हैं, लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये DNA थोड़ी है। बायोलॉजी वाले कहेंगे बेटा ये एक धागा, बेटा ये देखो धागा बन गया DNA। अरे बेवकूफ़, ये DNA थोड़ी है भैया, DNA ये पूरा केमिकल है, ये पूरा है DNA। तुमने तो बेवकूफ़ बना करके इसको एक धागा मान लिया, इसको एक धागा मान लिया और दोनों ऐंठ दिया। ये सब तो बताओ, ये पूरी चीज़ DNA पूरा केमिकल होता है ये। तो अब देखिए जगह जगह पर ये जो तुम्हारा DNA बना है, अब बॉन्ड कौन कौन से पाए जाते हैं, ये पूरा DNA बन गया आपका। तो DNA में जो सबसे पहले नंबर का जो बाबू बॉन्ड होता है, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या, हाइड्रोजन
बॉन्ड, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, जो कि हमारे प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में पाया जाता है, पहले नंबर का बॉन्ड। और दो शुगर को यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए ये देखिए, अच्छा ईस्टर बॉन्ड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है, सॉरी COOR, ये एस्टर बॉन्ड होता है। अगर हमने यहाँ पर एक तरफ फास्फोरस लगा दिया तो फास्फो एस्टर हो गया, ठीक। तो ये देखिए फास्फो ईस्टर बॉन्ड है, ये देखिए आर सी, अगर इसको सी मान लें, सी डबल बॉन्ड OOR, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं फास्फो डाइस्टर बॉन्ड। तो फास्फो डाइस्टर बॉन्ड आपके दो न्यूक्लियोटाइड को या दो शुगर को क्या करता है, ऐड करता है। दूसरे तरीके का बॉन्ड DNA में पाया जाता है। जो तीसरे तरीके का बॉन्ड पाया जाता है, जो शुगर से नाइट्रोजनस बेस को जोड़ता है, यानी कि शुगर का मतलब एक तरीके से ग्लूकोज, ग्लाइकोज, ठीक है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं इसको। ये देखिए, ये जो वाला बॉन्ड होता है ये बीटा हला की पोजीशन पे जुड़ता है, सिंपली इसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन बीटा पोजीशन पर जुड़ा होने के नाते इसको पूरा नाम बीटा, और इसमें नाइट्रोजन से जुड़ा होता है तो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, राइट। यानी कि इसमें हमको DNA में 3 तरीके के बॉन्ड पूछा जाता है, आपसे कितने तरीके के बॉन्ड पाए जाते हैं। तो पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, किसके किसके बीच में, प्यूरिन और पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस के बीच में। दूसरा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, किसके किसके बीच में, शुगर, दो शुगर को या दो न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट किया है, ठीक है, दो न्यूक्लियोसाइड को कनेक्ट किया है। तीसरा वाला बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि आपके शुगर और किसके बीच में पाया जाता है, नाइट्रोजनस बेस के बीच में पाया जाता है, ठीक है, इतना नोट कर लिए। अब देखिए, अब हम वही वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो आपको जनरली बुक में मिलता है, ठीक, क्योंकि हमको समझाना है थोड़ा सा चीज़ों को, इतना लंबा सॉरी नहीं समझा पाएंगे। अब देखिए, अच्छा एक चीज़ हम यहाँ पर मिटाने से पहले हमको ज़रा सोच लेना चाहिए था। ये देखिए, ये है आपका CH2OS था, यहाँ पर एडनीन लगा था। जहाँ जो भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ये तीसरे वाले से देखिए हो रहा है, लेकिन इसके जस्ट उल्टा सोचिए। ऐसे एडनीन के सामने क्या था, एडनीन के सामने थाइमीन था, और क्या, ये ऐसे था, ये ऐसे था एडनीन, और यहाँ पर CH2OS था, ये 5वां नंबर था, सॉरी ये 5वां नंबर था। अब देखिए इसका ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये धागा आगे बढ़ेगा, ये वाला भी धागा आगे है, ठीक। अच्छा ये बताइए, इस वाले धागे का हमेशा कौन सा बॉन्ड फ्री है, यानी कि जो भी जुड़ेगा कहाँ से जुड़ेगा, 3 से जुड़ता चला जाएगा, तो फ्री कौन बचा, 5 बचा, तो इस पर 5 नंबर कार्बन फ्री है, इसीलिए इसको 5 डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 5 डैश बोलते हैं। इसका देखिए कौन सा खाली है, यहाँ पर तीसरे नंबर का OH, क्योंकि ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगा तो इसका 3 नंबर खाली रह जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं 3 डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 डैश। और यहाँ पर अगर इसका 5 डैश खाली होगा तो इधर 3 वाला खाली होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं 3 डैश। और इसका यहाँ अगर 3 डैश खाली है तो इसका यहाँ पर 5 डैश खाली होगा। तो आप देख रहे हैं ये 5 से 3 की तरफ ऐसे फॉर्मेशन हो रहा है, और ये 5 से 3 की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ फॉर्मेशन हो रहा है। एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन एंटी डायरेक्शन में, एक ऐसे बन रहा है, एक ऊपर बन रहा है, लेकिन पैरेलल तो हैं, समानांतर तो हैं, लेकिन एंटी डायरेक्शन में। तो इसी को बोलते हैं DNA जो हमारा होता है एंटी पैरेलल होता है। क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। एक का डायरेक्शन 5 to 3 होता है, दूसरे का 3 to 5 होता है, राइट। अब देखिए, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना दें, एक DNA का, एक DNA का हमने क्या बना दिया, सपोज कि ये स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको 5 डैश बोल रहे हैं तो इसको हमको 3 डैश बोलना पड़ेगा। अगर ये 5 डैश है तो इसका एंड क्या होगा, 3 डैश होगा। अगर ये 3 डैश है तो इसका क्या होगा, ये 5 डैश होगा। ये देखिए, यहाँ से लेकर करके यहाँ तक, भाई ये सटे नहीं हैं, ठीक है। एक्चुअली ऐसे आपको सामने से दिख रहा है तो ऐसे सटे हैं, लेकिन जरा इसको ऐसे मोड़िए, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको सटा दिखाई देगा, लेकिन इसमें बीच में स्पेस है, ये ऐसे हो गए तो क्या ये सटे हैं, नहीं, इनके बीच में स्पेस है, ठीक। तो इसी को हम लोग एक लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 लूप बोलते हैं। और एक लूप में देखेंगे 10 स्ट्रैंड आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस, ठीक है, 10 स्ट्रैंड आएंगे। यानी कि अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर एडनीन रहा होगा, यहाँ पे थाइमीन रहा होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ग्वानिन रहा होगा, यहाँ पे साइटोसिन रहा होगा। तो ऐसे करके 10 नाइट्रोजनस बेस का पेयर पाया जाता है। और एक नाइट्रोजनस बेस के पेयर का जो लेंथ होता है 3.5
4 एंगस्ट्राम कह लीजिए, चाहे 0.34 नैनोमीटर कह लीजिए, क्योंकि एक एंगस्ट्राम में जो होता है वो आपके 1/10 या 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, तो एक लूप कितना हो गया? 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि आपका 34 एंगस्ट्राम आ जाएगा, या 0.34 इंटू 10 या 3.4 नैनोमीटर का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लगा करके लेंथ कितना हो गया? 34 एंगस्ट्राम हो गया। जनरली एंगस्ट्राम में ही हम लोग लिखते हैं। और देखिए इसमें 10 लूप हो गया, ये आपका एंगस्ट्राम हो गया यहाँ से यहाँ तक लेंथ। इसका जो डायमीटर होता है इतना, ये 20 एंगस्ट्राम का होता है। कितना होता है? ये 20 एंगस्ट्राम का होता है। और इस डीएनए को सबसे पहले वाटसन और क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल जो है ये दिया था वाटसन एंड क्रिक साहब ने दिया था। ठीक है, इसके लिए इनको बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था बाद में, वाटसन और क्रिक के साथ। देखिए ये जो आपका डीएनए इन्होंने खोजा था ये जनरली हर सेल में पाया जाता है। ये इस डीएनए का नाम दे दिया गया बी डीएनए। ठीक है, आगे अभी हम बताएंगे डीएनए में भी ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए होते हैं। ठीक है, जिसमें ये नंबर अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर सेल में हमारे नॉर्मल डीएनए को क्या बोलते हैं? बी डीएनए बोलते हैं। ठीक है, तो बस डीएनए इतना ही रखना है। अब देखिए एक सेल में कितना, एक सेल में जो होते हैं हमारे डीएनए का जो लेंथ होता है 2.2 मीटर होता है। कितना होता है? एक सेल में हमारे डीएनए का लेंथ 2.2 मीटर, मतलब 1 मीटर इतना हो गया, एक इतना मीटर और जोड़ लीजिए पूरा। हमारे दोनों हाथ से भी ज़्यादा लंबा डीएनए होता है। और एक छोटे से सेल में जो हमको आंख से दिखाई भी नहीं दे रहा है, इसी में इसको मरोड़ के रखना है। तो इस मरोड़ को रखेंगे कैसे? इसी के लिए हम पढ़ते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्या पढ़ते हैं? पैकेजिंग, यानी कि इसको पैक किया जाए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। जैसे आपके पास एक छोटा सा बैग है लेकिन सामान ज़्यादा है तो उस पर ठूस के पैक करते हैं ना, इसी तरीके से डीएनए को भी हम इस छोटी सी सेल में पैक करके भरेंगे। ठीक है, ठूस के भरेंगे। हेडिंग का नाम होगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। थैंक यू।